नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुजाता भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव गुट के उम्मीदवार से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर बाद पूछताछ होगी। तो अमोल कीर्तिकर थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर उनसे खिचड़ी घोटाला मामले को लेकर होगी पूछताछ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से हैं उम्मीदवार। सेकंड सम्मन पर ईडी के सामने होंगे पेश। अब से थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ होगी शुरू। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी मिल पाई है, कब तक पूछताछ होगी और क्या आज ही पेश होंगे कीर्तिकर या इसमें अभी कुछ पेच है? देखिए, उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर अपने घर से निकल चुके हैं। किसी भी समय ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। ईडी ने उन्हें दूसरी बार सम्मन दिया था और आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। किसी भी समय ईडी ऑफिस पहुंचेंगे, जो कि खिचड़ी मामला है। ये पूरा जो घोटाला हुआ था कोविड के समय, लगभग 6 करोड़ 37 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कोविड के समय कि जो मजदूर हैं उनको लगभग 250 ग्राम खिचड़ी दिया जाएगा। लेकिन जो आरोप है कि लगभग 1.25 ग्राम मजदूरों को खिचड़ी दिया गया और पूरा घोटाला किया गया। इस मामले को लेकर कई लोगों से भी पूछताछ किया गया है ईडी द्वारा और इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। आज उत्तर पश्चिम के जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर से पूछताछ करने वाली है और कई सवाल पूछने वाली, क्योंकि शिवसेना सत्य प्रकाश सुना है कि पहले से ही जेल जाने की तैयारी अमोल कीर्तिकर ने कर दी है और खुद को पाक साफ बता रहे हैं। वो इस पूरी कार्रवाई को, खिचड़ी घोटाले को लेकर, हालांकि लगातार जांच की बात पहले से ही चल रही है, वो इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ही नाम फाइनल हुआ और सम्मन आ गया उनके घर। देखिए, अमोल कीर्तिकर को दूसरी बार नोटिस दिया गया है आज, जो कि पेशी होना है उनको पूछताछ के लिए। अमोल कीर्तिकर लगातार जो जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि उत्तर पश्चिम मुंबई के वो कैंडिडेट हैं, लगातार ये बातें कर रहे हैं कि ईडी लगातार हमें परेशान कर रही है और हमें सम्मन भेजी है, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। उन्होंने कहा है यहाँ पूरी तैयारी भी कर लिया है, लेकिन कहीं कहीं ये मुद्दा बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं शिवसेना द्वारा, उद्धव ठाकरे गुट द्वारा ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आज किसी भी समय ईडी ऑफिस पहुंचेंगे अमोल कीर्तिकर, उनसे ईडी पूछताछ करेगी, क्योंकि ये घोटाला जो है बड़ा घोटाला है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, सुजाता आपको बताएंगे। बिल्कुल, और आप खिचड़ी घोटाले के बाद शराब घोटाले की बात करते हैं, जिसमें एक आरोपी के कविता को झटका लग गया। अंतरिम जमानत की याचिका को राउजमेनी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल के कविता की तरफ से अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। ये कहा गया था कि उनके बेटे का एग्जाम है और इसीलिए उनका घर पर रहना जरूरी है और मांग की गई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। हालांकि उनकी इस याचिका को स्वीकार नहीं किया गया। के कविता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। शराब घोटाले के मामले में फिलहाल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो हिरासत पे लगातार हैं। अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कोई राहत आज भी के कविता को नहीं मिली है। के कविता उस साउथ लॉबी से जुड़ी हुई है जिस पर कथित आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत शराब घोटाले में कंपनियों को फायदा लेने के लिए दिया गया था। को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरीके से सियासत नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए टीएमसी के निशाने पर आ गई है। पहले पूर्वी मेदिनीपुर में एक केस की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ और अब उसी केस में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए दीदी के निशाने पर आ गई। टीएमसी नेता की पत्नी ने मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में
एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगा कि एनआईए अधिकारियों ने जांच के नाम पर टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के खिलाफ शिकायत, टीएमसी नेता की पत्नी ने किया केस, एनआईए की टीम पर उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, टीएमसी नेता मनोव्रता जाना इस वक्त भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया गया यह केस भी उसी से जुड़ा है, जिसमें टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी मोना जाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबह सुबह हम घर में सो रहे थे, तभी एनआईए की टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस आई। उन्होंने तलाशी के नाम पर पूरे घर में तोड़फोड़ की। उनके पति को गर्दन से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियां दी गईं। एनआईए अधिकारियों ने मुझे लात मारी और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। एनआईए के लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने अपने एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपने पड़ोस के महिलाओं के बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अधिकारियों ने उन्हें बचाने आई पड़ोस की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर से पहले एनआईए पहले ही इस केस की जांच में रुकावट पहुंचाने और एनआईए की टीम पर हमला करने को लेकर केस दर्ज करा चुकी है और बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से एनआईए पर लगाए गए ये आरोप उसी का जवाब है। वहीं इस मामले पर अब बंगाल में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता अपने पाप छिपाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। एनआईए ने ही हमला किया है, एनआईए के ऊपर हमला नहीं हुआ है, उसी लाइन पे चल रहा है यहाँ पर कोई। ये तो पूरा ममता बनर्जी मास्टरमाइंड है। ये सारे जो वारदात हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसका मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी। उनकी मदद से, उनके आश्रय प्रश्रय से पूरा घटना यहाँ पर घट रही है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से लगाए गए ये आरोप उस घटना की अगली कड़ी है जिसमें शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच करने गई एनआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूर्वी मेदिनीपुर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एनआईए के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि एनआईए की टीम तमाम अड़चनों के बावजूद 2 आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाब रही। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची तो बजाय वो घायल एनआईए अधिकारियों का हाल चाल लेती, वो उल्टा एनआईए पर ही सवाल उठाने लगी। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটবে? बहरहाल घटना के 3 दिन बाद एनआईए अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी टीएमसी का स्टंट करार दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी के बाद केंद्रीय एजेंसी एनआईए को निशाना बनाने का यह मामला आगे आखिर क्या रंग अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इधर अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि ये डराने धमकाने की कोशिश है, तोड़फोड़ करने के लिए दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता आए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे।
इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर में अफजाल अंसारी के मुकाबले उनको खड़ा किया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद दे सकते हैं वो इस्तीफा। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्हें गाजीपुर से लड़ाने की तैयारी। और बड़ी खबर यह कि मनोज सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं गाजीपुर से। ये सूत्र बता रहे हैं बीजेपी लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा को लड़ा सकती है और वो उपराज्यपाल के पद से दे सकते हैं इस्तीफा।